अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। सबसे पहले बात हरक सिंह की। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि आज हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हरक सिंह को भाजपा से निष्कासित किया गया था, जिसके बाद अब कांग्रेस में जाने की खबरें परवान पर हैं। बिल्कुल। और वहीं दीपा, हरक के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर भी पार्टी के अंदर विवाद हो गया है। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि हरक सिंह का पार्टी में स्वागत है, तो वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि 2016 में जो घटना थी वो मेरे प्रति अपराध नहीं था, वो लोकतंत्र के प्रति अपराध था। संसदीय परंपराओं के प्रति अपराध था, पार्टी के प्रति अपराध था, ये पार्टी तय करेगी, ये कहा है। हालांकि रावत ने आगे ये भी कहा कि अगर हरक कांग्रेस को छोड़कर के जाने की अपनी गलती मानते हैं तो पार्टी उन्हें फिर से अपनाने को तैयार है, लेकिन शर्त रखी है हरीश रावत ने। उन्होंने कहा कि 2017 में जो भी किया हरक सिंह रावत ने, उसके लिए सार्वजनिक मंच पर उनको माफी मांगनी होगी, अपनी गलती माननी होगी। बिल्कुल। तो दीपा, एक तरफ बीजेपी वे छोड़ चुके हैं, लेकिन कांग्रेस में भी उनका खुले दिल से स्वागत इस तरह नहीं हो रहा। बिल्कुल। तो हरक आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। लेकिन हरक सिंह रावत के भाजपा को उससे उनको निकालने के बाद और पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित होने के बाद पहाड़ पर सियासत गर्मा गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ हरक सिंह रावत के ठहाके लगाने वाली ये तस्वीर आपको अच्छे से याद हो। ठहाके लगाने वाली ये तस्वीर पिछले साल 26 दिसंबर 2021 की है, जब कहा जा रहा था कि हरक सिंह रावत को सीएम धामी मनाने में कामयाब रहे। लेकिन ठीक 22 दिन बाद हरक सिंह रावत के इन आंसुओं ने साफ कर दिया कि उन्होंने मुख्यमंत्री की तारीफ में उस वक्त जो कसीदे पढ़े थे, उस वक्त उनके दिल में कुछ और दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। सर भाई मेरे छोटे भाई हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरह चाहे युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, अनुसूचित जाति के लिए हो, पर्वत क्षेत्र के दूर दराज के गांव के लिए हो, जिस तरह वो काम कर रहे हैं, मेरा आशीर्वाद उनके साथ है। और पुष्कर भाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाए, ये मेरा आशीर्वाद अपने छोटे भाई के साथ है। हरक के ठहाके लगाने वाली ये तस्वीर ठीक 22 दिन में ही उनके आंसुओं में बदल गई। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें कैबिनेट से बर्खास्तगी के बाद 6 साल के लिए पार्टी से भी निष्कासित कर दिया गया। अमित शाह जी ने मुझसे जो है कुछ दिन पहले फोन किया था कि हरक सिंह तुम्हारी मेरी दोस्ती जो है अंतिम सांस तक रहनी चाहिए। 7-8 कॉल थी, मैं नहीं उठा पाया। मैंने फिर देखा कि अमित शाह जी कॉल आया तो मैंने कॉल बैक करा, तो कहने यार तेरी मेरी दोस्ती अंतिम सांस तक रहनी चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल रहेगी। मैंने कहा आपको शक है क्या? कह रहे लोग कैसे कह रहे हैं? मैंने कहा भाई साहब कैसी बातें कर रहे हो? लेकिन मैं आज मैं बहुत खुश हूँ। आज इतना खुश हूँ, दुख इस बात का, जब मैं उन परिस्थितियों में जा रहा हूँ तब मुझे आंखों में आंसू आ रहे हैं। लेकिन मैं खुश इसलिए हूँ कि मेरा एक बोझ कम हो गया, कि मैंने अपने वायदे को पूरा किया। मैंने नहीं पार्टी छोड़ी, मैंने नहीं अमित शाह को धोखा दिया, उन्होंने मुझे धोखा दिया। हरक सिंह रावत के बर्खास्तगी के पीछे की वजह बताई जा रही है कि हरक लगातार लैंसडाउन सीट से अपनी बहू अनुकृति के लिए भाजपा संगठन से टिकट की मांग कर रहे थे, जिसको लेकर वो पार्टी आलाकमान पर भी दबाव बढ़ा रहे थे। वंशवाद से दूर चलने वाली पार्टी है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो एक मंत्र है, उस मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे थे। उसमें कई बार जब वो बातें करते थे तो हम लोग असहज भी होते थे, लेकिन फिर भी चूंकि हमारी पार्टी, हमारा परिवार बड़ा परिवार है, हमने कोशिश करी हमेशा उनको लेकर चलें। लेकिन यहाँ पर चूंकि स्थितियाँ ऐसी हो गई कि वो अपने समेत अपने परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए पार्टी पर दबाव कर रहे थे, तो इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया। कहा यह भी जा रहा है कि हरक सिंह रावत कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं के संपर्क में थे। इसी वजह से धामी सरकार ने उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त किया और फिर भाजपा से भी 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। हरक सिंह जी से मेरा संबंध बहुत पुराना है। कई बार वो दूसरे राजनीतिक दल में रहे और मैं कांग्रेस में रहा, लेकिन
जो आपसी संबंध है वो यथावत रहे तरीके से जो है उनको निकाला गया, मैं समझता हूँ उससे वो आहत भी हैं। अब वो निर्णय उनको लेना है। उन्होंने कहा है कि मैं कांग्रेस में सम्मिलित होने जा रहा हूँ, तो राष्ट्रीय नेतृत्व जो है इस परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेगा, जो निर्णय होगा वो सबको स्वीकार्य होगा। इस विषय में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे इस विषय में कुछ मालूम नहीं है। न हरक सिंह जी ने कुछ कहा है, अभी उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं की है और न मुझे उन्होंने ज्वाइन करना चाहते हैं इसकी जानकारी। यदि कोई काम करना चाह रहा है तो किसी के हाथ कोई पार्टी बांधती है, हजारों लाखों लोग करते हैं। हरक सिंह रावत के भाजपा से निष्कासित होने के बाद लेंसडाउन के विधायक दिलीप रावत ने क्या कहा वो भी सुनिए। निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि जैसा उनका राजनीति में कई साल उनको वर्ष हो गए हैं, तो मैं समझता हूं कि अपरिपक्व जो राजनीतिक होती है वो उनकी थी नहीं, क्योंकि जिस बहू के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं उनका राजनीति में कोई योगदान नहीं, समाज में कोई योगदान नहीं, खाली किसी फैशन डिजाइनिंग में पुरस्कार पा लेना ये कोई मापदंड नहीं है समाज का। ऐसा माना जा रहा है कि अब हरक सिंह रावत अपनी बहू अनुकृति के साथ कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। खुद हरक सिंह रावत ने कहा कि वो अब कांग्रेस के लिए काम करेंगे। हरक सिंह रावत बर्खास्त हो गए, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी चली गई और उनके सामने एक दोहरी चुनौती है कि वो क्या पहले की तरह कांग्रेस से बार्गेन कर पाते हैं। चूंकि आज की तारीख में वो भारतीय जनता पार्टी में ना तो एक बड़े नेता हैं ना मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। भाजपा से बर्खास्त होने के बाद उनकी बार्गेन पावर में जरूर कोई ना कोई कमी आई होगी। कई सालों से यहाँ एक कहावत हम सुनते आ रहे थे, जब भी हरक सिंह रावत पाला बदलते थे तो लोग कहते थे कि आ गया हरक पड़ गया फर्क। लेकिन इस बार का घटनाक्रम बिल्कुल अलग तरह का है। इस बार देखना यह पड़ेगा कि हरक सिंह के आने से हरक सिंह के जाने से हरक पर फर्क पड़ता है या कांग्रेस पर या भाजपा पर फर्क पड़ता है। हरक के आने और जाने का फर्क हरक पर पड़ेगा या किसी राजनीतिक दल पर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। तो दीपा, बहुत इंटरेस्टिंग है कि हरक का फर्क इन चुनावों में अब क्या पड़ेगा, ये भी देखने वाली बात है। बिल्कुल, अब चलिए इसी पर और जानकारी लेते हैं। देहरादून से रवि कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रवि, देखिए पहले तो हरक सिंह रावत को ये लग रहा था कि कांग्रेस उनको हाथों हाथ ले लेगी, लेकिन अब कांग्रेस के भीतर ही इसको लेकर दो गुट दिखाई दे रहे हैं। प्रीतम सिंह कुछ और कहते हैं, हरीश रावत कुछ और कहते हैं। क्या जानकारी मिल पा रही है कांग्रेस में ज्वाइनिंग को लेकर हरक सिंह रावत के? बिल्कुल दीपा, देखिए इतना आसान नहीं होगा। हरक सिंह रावत को इतनी आसानी से कांग्रेस उनका स्वागत कर देगी, और इतना आसान अगर होता तो कल एक पूरा दिन गुजर चुका है हरक सिंह रावत को लेकर। दिन भर ये चर्चाएं रही, अटकलें रही कि हरक सिंह रावत दिल्ली में आज कांग्रेस के पास जा रहे हैं और कांग्रेस का दामन जो है हरक सिंह रावत थाम देंगे। लेकिन हमने देखा कि ऐसा नहीं हुआ, और जैसा कि माना जा रहा है कि आज ऐसा हो, मुझे नहीं लगता कि आज भी ऐसा होगा, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि समय लगना है हरक सिंह जब कांग्रेस में आएंगे। क्योंकि 2016 का वो दिन कोई नहीं भूल सकता जब हरक सिंह रावत ही उसके सूत्रधार माने गए थे, जब विधानसभा में हरीश रावत की सरकार को गिराया गया था और जब 9 बागी होकर भाजपा में चले गए थे। हरीश रावत भी इस बात को नहीं भूल सकते, और शायद उत्तराखंड की राजनीति में ये सबसे बड़ा भूचाल था जो अभी तक देखा गया है। ऐसे में भाजपा की तरफ से अगर बात करें तो हरक सिंह को वहां से पार्टी से निष्कासित कर दिया है। अब वो भाजपा के भी नहीं है, और 2016 में कांग्रेस को भी छोड़कर चले गए थे। इस वक्त वो किसी पार्टी के नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त वो किसी पार्टी को झटका देकर दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे, बल्कि वो पार्टी से बाहर है, निष्कासित है। और ऐसे में दूसरी पार्टी यानी कि कांग्रेस जिसमें वो जाने की बात कर रहे हैं, वो सोचेगी कि हरक सिंह रावत को लेना है तो उसके पीछे क्या क्या शर्तें भी होनी चाहिए। हरीश रावत ने भी कहा है कि वो माफी मांगते हैं, और तमाम जो हाईकमान है वो सोचता है कि किस हिसाब से उन्हें पार्टी में शामिल करना है, तब जाकर वो इधर आएंगे। यानी कि हरक सिंह रावत के साथ भी ये पहली बार हो रहा होगा जब वो किसी पार्टी में जाना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए मंथन चल रहा है और कई घंटे हो चुके हैं। ऐसे में पूरी तरीके से कांग्रेस फूंक का कदम रखेगी। हरक सिंह रावत ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि वो वापस आएंगे तो सिर्फ कांग्रेस में ही आएंगे, लेकिन कांग्रेस उन्हें किस तरीके से वापस लेती है, उनका स्वागत किस तरीके से करती है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो मुझे लगता है कि और समय लगेगा। किस तरह से स्वागत कर रही है हमने कुछ बयानों में भी देख लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और फिर अनु, ये कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। कांग्रेस के साथ जो 2017 में हुआ उसके बाद आसान नहीं है हरीश रावत के लिए। बिल्कुल, और कांग्रेस शायद ये भी संदेश देना चाहे कि इतना आसान नहीं है कि जब भी मनचाहा पार्टी को छोड़ दिया, उससे बगावत कर ली और जब मनचाहा उसमें आ गए, तो शायद एक संदेश ये भी देने की कोशिश। बिल्कुल, इस पर लगातार नजर रहेगी कि आज हो सकता है कांग्रेस में उनकी ज्वाइनिंग हो या फिर नहीं हो, क्या घटनाक्रम बदलते हैं उस पर भी लगातार आपको जानकारी देंगे। आगे बढ़ जाते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से
ठीक पहले दल बदल तेज होने लगा है और इसी कड़ी में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व विधायक सरिता आर्या आज भाजपा में शामिल हो गई हैं। वो कल ही भाजपा का दामन थाम चुकी है और उन्हें देहरादून में भाजपा कार्यालय में सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने पार्टी में शामिल कराया। दरअसल टिकट कटने की जानकारी मिलने पर सरिता आर्या ने विद्रोही तेवर अपनाते हुए भाजपा में जाने के संकेत दिए थे और फिर उन्होंने ये कदम उठा भी लिया। और शुक्रवार देर उन्होंने भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कहा था कि टिकट मिला तो उन्हें भाजपा में जाने से गुरेज नहीं होगा। वो नैनीताल सीट से टिकट चाहती हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि भाजपा उनको नैनीताल से मैदान में उतारती है या फिर इस पर भी विचार किया जाता है। भाजपा में शामिल होने के बाद सरिता आर्या ने कहा कि कांग्रेस में महिलाओं की उपेक्षा की गई है। तो उधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने ये कहते हुए सरिता का स्वागत किया कि भाजपा पिछड़ों का हमेशा से सम्मान करने वाली पार्टी है। हम दो महिलाएं वहां पर हम लोगों को इग्नोर किया गया और उसका आप देख रहे हैं कि मुझे यहाँ पे सम्मान दिया जा रहा है। वहाँ पे ये कहा गया कि जो एक प्रियंका गांधी जी का नारा था कि मैं महिला हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, उस नारे को भी इग्नोर कर महिलाओं को इग्नोर किया जा रहा है। पार्टी में टिकट नहीं दिए जा रहे हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस में एक महिलाओं के प्रति जो एक उन्होंने अपनी बात रखी थी, उसको उनकी बात को माना नहीं गया, तो उन्होंने सारा अपना दुख यहाँ व्यक्त किया आपके सामने। आज भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी बहादुर और अनुसूचित जाति की बहन को सम्मान देकर और भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित किया है। तो दीपक, कुछ आरोप लगाते हुए ये कांग्रेस पार्टी उन्होंने छोड़ी है। तो उधम सिंह नगर के सितारगंज विधानसभा क्षेत्र के मतदान कर्मियों को अग्रसेन ट्रस्ट में ट्रेनर से ईवीएम और पोस्टल बैलेट की जानकारी दी गई और साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन कराते हुए मतदान कराने की ट्रेनिंग भी दी गई है। तो जरूरी है कि कोविड के समय पर जब ये चुनाव हो रहे हैं तो एक खास ट्रेनिंग की भी जरूरत है। कार्मिक इस समय सैद्धांतिक प्रशिक्षण ले रहे हैं, वो दूसरे फेरे में ईवीएम का प्रशिक्षण लेंगे। इस तरह से प्रथम दिन 720 का प्रशिक्षण रखा गया है और कोविड के नियमों का पालन किया गया है और पूरा हॉल सैनिटाइज कराया गया है। साथ ही सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित कराने के लिए 50% कैपेसिटी के अंतर्गत प्रशिक्षण कराया जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अल्मोड़ा में जिला निर्वाचन ने कमर कस ली है। विधानसभा चुनाव के लिए जिला निर्वाचन ने पीठासीन और मतदान अधिकारियों के प्रथम प्रशिक्षण का आयोजन किया और इसके अलावा प्रशिक्षण से पहले दिन जहां 720 पीठासीन और मतदान अधिकारियों को जहां सैद्धांतिक और ईवीएम प्रशिक्षण भी दिया गया है। तो एक बड़ी संख्या है चुनाव को लेकर, जहां जिला निर्वाचन ने अब पूरी तैयारी कर ली है और इसके प्रशिक्षण से लेकर तमाम जो कार्य हैं वो किए जा रहे हैं। चुनाव को लेकर जहां जगह जगह तैयारी चल रही है, जिन लोगों की ड्यूटी है और किस तरह से इसका पालन करना है, इसकी ट्रेनिंग भी दी जा रही है। कई पीठासीन अधिकारी इसके लिए नियुक्त किए गए हैं। 720 ये संख्या है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं धुआंधार 22। गंगोत्री में आपके सीएम कैंडिडेट अजय कोठियाल ने किया डोर टू डोर कैंपेन। कहा सरकार बनने पर युवाओं की ताकत को उत्तराखंड की ताकत बनाएंगे। सरिता आर्या के भाजपा ज्वाइन करने को लेकर नैनीताल की महिला कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। कहा आर्या का पार्टी में स्वागत है, लेकिन भाजपा उन्हें नैनीताल से टिकट देती है तो हम इस्तीफा देने को मजबूर हो जाएंगे। रुद्रप्रयाग में तीर्थ पुरोहितों ने भाजपा से की 4 धामों में 2 सीटों पर टिकट देने की मांग। टिकट न मिलने पर भाजपा के खिलाफ प्रचार करेंगे तीर्थ पुरोहित। हरिद्वार जिला प्रशासन ने लगाई धारा 144। बिना प्रशासन इजाजत के नहीं हो सकेंगे चुनावी कार्यक्रम। जिला प्रशासन से लेनी होगी अनुमति। मंत्री अरविंद पांडे ने रुद्रपुर का किया दौरा, लोगों को किया संबोधित। कहा उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार ने चहुमुखी विकास कार्य किए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। मरीजों की संख्या हर रोज लाखों के पार आ रही है। वहीं प्रयागराज में जारी माघ मेला खतरे की घंटी बजा रहा है। जहां कोरोना फैल गया है लेकिन आंकड़ा सामने नहीं आ रहा। जिंदगी से खेला, मुश्किल न बढ़ा दे माघ मेला। बेकाबू रफ्तार, 24 घंटे में 2.5 लाख बीमार। संगम नगरी प्रयागराज में मकर संक्रांति से शुरू हुआ माघ मेला इन दिनों चर्चा में है, जहां हर रोज हजारों की तादाद में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रही हैं। कोई छपली बजा रहा है, कोई लेटकर परिक्रमा लगा रहा है, लेकिन ये आस्था एक आने वाले संकट को खुली दावत दे रही है, क्योंकि माघ मेले में कोरोना की संख्या 80 के पार पहुंच चुकी है। लेकिन जानकारों की माने तो ये संख्या सिर्फ दिखावा है, हकीकत इससे कहीं ज्यादा है। इस बार के स्नान पर्व पर भी कोरोना की महामारी का साया साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कोविड प्रोटोकॉल के बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन वो दावे उस तरीके से हकीकत में उतरते, हकीकत में दिखाई देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से पहले के मुकाबले ज्यादा सुधार किया गया है। आज कई जगहों पर चेकिंग भी की जा रही है, लोगों को मास्क बांटा जा रहा है, लगातार पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए लोगों को आगाह भी किया जा रहा है। लेकिन जो श्रद्धालु हैं वो भी पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, और इसके साथ साथ सरकारी अमला भी जिस तरीके से उसे मुस्तैद होना चाहिए उस तरह की मुस्तैदी नहीं दिखा पा रहा है। क्योंकि सवाल आस्था का है, इसलिए मेला प्रशासन आंकड़ों की जादूगरी कर रहा है। पिछले 24 घंटे में मेले के अंदर 6000 से ज्यादा जांच हुई, लेकिन 5 लोग ही संक्रमित मिले। आरोप है कि प्रशासन मेले में कम जांच करा के कम पॉजिटिव दिखाने का खेल खेल रहा है, ताकि मेला प्रशासन पर उंगली न उठे। अब सोचिए, ये माघ मेला 1 महीने तक चलेगा। ऐसे में यहाँ हालात क्या हो सकते हैं, ये सोचकर ही दिल बैठ जाता है। वैसे सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि देश में कोरोना की तीसरी लहर बेकाबू हो चली है। बीते 24 घंटे में 2,58,000 नए मामले सामने आए हैं। 385 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। प्रयागराज से एबीपी गंगा के लिए मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। और चलिए, क्योंकि माघ मेले में लगातार कोरोना का दायरा बढ़ रहा है, अब ये कहा जा रहा है कि केसेस कम इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, और इसलिए लोगों के कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन दीपा, कई बंदिशें तो लगाई गई थी जब माघ मेले का आयोजन हुआ था, तो कई सुरक्षा कर्मी थे जो पॉजिटिव आ गए थे, और उसके बाद ये सवाल उठ रहा था कि क्या इसे कैंसिल किया जाएगा या फिर इसमें जो एंट्री होगी उसे लेकर किसी तरह की कोई शर्त रखी जाएगी। और फिलहाल केसेस तो लगातार बढ़ ही रहे हैं।